नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हम लोग क्या है, कहावत है, झूठे को घर तक पहुंचा के आना। और ये कहावत चरितार्थ हो गई है संसद में। सम्मानित सदस्य हैं संसद के, बहुत वरिष्ठ नेता हैं इस देश के, लेकिन संगत का असर बहुत बुरा होता है। अब सब थोड़ो ना चंदन हो जाएंगे कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहां पर संगत में अच्छे अच्छा मतलब चंदन से भी तपिश निकलने लगी है। यह हालत हो गया है। मैं चर्चा राजनाथ सिंह की कर रहा हूं। राजनाथ सिंह ने अभी 5 दिन पहले, 4 दिन पहले एक बयान दिया। उस होड़ में शामिल हो गए जो मोदी और शाह ने शुरू की है। उसमें मोदी शाह और उनके बनाए हुए जो नेता हैं, जो उन्हीं के आभा मंडल से उत्पन्न हुए हैं, वो सारे नेता उस होड़ में शामिल हैं। वो होड़ है जवाहरलाल नेहरू को गाली देने की होड़। नेहरू जिन्होंने हमारे देश की डेमोक्रेसी को बुना है, उनको गरियाने की होड़। और इस होड़ में भाजपाई बहुत शिद्दत से जुटे हुए हैं। लेकिन राजनाथ, गडकरी, ये कुछ नेता, गिने चुने नेता पूरे कैबिनेट में, अगर मैं संसदीय तौर पर निगाह मारूं तो राजनाथ और गडकरी ही ऐसे दो नेता मुझे नजर आते हैं जो मोदी और शाह के आभा मंडल से उत्पन्न नहीं हुए। ये दो ही नेता हैं, बाकी तो सब मेड बाय मोदी, मेड बाय मोदी। और ये दो नेता जो मोदी और शाह के आभा मंडल से नहीं उत्पन्न हुए हैं, इन दोनों की एक अपनी ग्रेविटी है, अपना व्यक्तित्व है। हाँ ठीक है, भाजपा में है, होंगे तो वैसे ही, लेकिन कम से कम वो ओछापन तो नहीं नजर आता था। पहले कभी ओछापन नहीं नजर आता था। राजनाथ सिंह उस ओछेपन की होड़ में शामिल हुए और उनको लगा कि एकाएक मैं तेज दौड़ूंगा और सबको पीछे छोड़ दूंगा। उल जलूल बयानबाजी कर डाले। आज संसद भवन के गेट पर, संसद में जहां एंट्री करते हैं, बिल्कुल उसके गेट पर राजनाथ सिंह को रोक लिया गया। एक बैग खुला, बैग में से सबूत निकले और निंदानाथ फंस गए। राहुल गांधी के एक नेता, हालांकि वो नेता अपने आप में ही बहुत चमत्कारी है, लेकिन उस नेता से ऐसा पल्ला छुड़ा के भगे हैं, मैं विजुअल आपको दिखाऊंगा। पल्ला छुड़ा के भगे हैं राजनाथ कि फिर मैंने वही बात रिपीट कर दूं जहां शुरू किया था कि आज मुझे लगा वो कहावत चरितार्थ हो गई। और कांग्रेस को मुझे लगता है इस लाइन पे अब काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि उसके झूठ बोला अवॉइड करो, क्योंकि ये अवॉइड करने वाले लोग नहीं। इनको आप अवॉइड करोगे और ये डिवाइड करेंगे, आप अवॉइड करोगे ये डिवाइड करेंगे। इनको अवॉइड मत करो, इनको घर तक पहुंचा के लाओ और सार्वजनिक सम्मान करो जैसे ये आज हुआ। ये सार्वजनिक सम्मान था, कैमरे पर, कैमरे पर बेइज्जत करना इसी को कहते हैं। लाइए क्लिप, लाइए क्लिप चलाइए। स्टोर से क्या बनाया? मणिबेन पटेल का डायरी में लाया हूं। ठीक है, गुजराती में। गुजराती में हमारे पास इंग्लिश में है। गुजराती में है या आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा। पहले गुजराती जानता नहीं। ये क्लिप अभी बाद में एक बार फिर हम चला देंगे। जयराम रमेश थे और कहा ये मणिबेन पटेल की डायरी है, ये रख लीजिए, पढ़िएगा। जो आप कुछ भी अंट संट बोल देते हैं, वो बोलने से पहले पढ़ लो ना। इससे ऑथेंटिक कुछ नहीं मिलेगा। गुजराती में है, इससे ऑथेंटिक कुछ नहीं मिलेगा कि अनुवाद में फिर भी मान लिया कि भाव बदल सकता है, शब्द बदल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल तो गुजराती में। मेरे पास अंग्रेजी में, अरे ओरिजिनल पढ़ो। कह रहे हमको गुजराती आती ही नहीं है। गुजराती आती नहीं है ये बोल करके तो और आपने पाप किया है।
सीखनी पड़ेगी, ट्यूशन लेना पड़ेगा राजनाथ जी आपको। ये क्यों हुआ, मैं वो क्लिप दिखा दूं, फिर हेमंत भाई के पास चलूंगा। जरा एक राजनाथ सिंह का अभी 4 दिन पुराना बयान है, जरा प्ले कर दीजिए भैया। 4-5 दिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी तरह मेरे बहन भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से 1 पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। चलिए, इस बयान में तो मोदी जी के लिए बहुत कुछ है। जब 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है तो वहां पे आगे आगे काहे कैमरा कूदते हैं, जब तब फिर कैसे, जब सब कुछ जनता ने किया है तो मोदी जी, एक तरफ का तो सब मोदी जी ने किया है, एक तरफ का तो सब जनता ने किया है। खैर, मैं हेमंत भाई के पास चल रहा हूँ। हेमंत भाई, ये जो आज हुआ है, मैं तो इसको मतलब मैं इसका समर्थक हूँ। जो हुआ है, झूठों को घर तक पहुंचाइए, झूठा कितना भी बड़ा उसका औरा हो, कितना भी बड़ा कद हो, कितना भी बड़ा पद हो, नहीं तो आप अगर 2 बार 4 बार, एक होता ना प्रवृत्ति, अवॉइड करो या जाए तो छोड़, ये अवॉइड करने वाले लोग नहीं है। इनका सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए। ये सार्वजनिक अभिनंदन जो हुआ है, इससे कुछ लोगों में सुधार होगा या ये बिल्कुल इससे ऊपर उठ चुके हैं लोग? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस तरह की हरकतें ना पार्टी में और कोई कुछ करते रहे, दुनिया भर के छोड़ रखे हैं आपने, वो दुबे टाइप और पता नहीं कौन कौन, वो ये सब हरकतें करे तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये चीज राजनाथ जैसा व्यक्ति करे, जिसको पढ़ा लिखा मानते हैं, विद्वान मानते हैं, कॉलेज प्रोफेसर रहे, वो इस तरह की चीजें करे तो कुछ इट गोज बियॉन्ड, उससे आगे की बात चली जाती है। वो बात क्या है कि आज की तारीख में इस गुजराती लॉबी ने जो आपकी पढ़ाई थी ना, सारी उम्र जो आपने अर्जित किया था ज्ञान, उस सब को पीछे करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान प्राइमरी हो गया है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो सुबह से रात तक ये ठेलते हैं, वो कहीं उन्होंने भी देख लिया होगा, राजनाथ जी ने, और गुजराती माँ का बेटा और वो सब, फिर एडजेक्टिव्स मिलके बातें जोड़ने में तो संगी भाई माहिर होते ही हैं। उन्होंने उस पूरी कहानी को इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि जैसे मतलब वो बिल्कुल तथ्य के आधार पे है, वो सारी बात है। जबकि हकीकत क्या थी, वो आज किताब जब उनको सौंपी गई तो सारी का सारा वो सामने आ जाएगा। बेसिकली मणिबेन पटेल कौन थी? सरदार पटेल साहब की बेटी थी। उन्हीं की डायरी के पेज सौंप दिए, जिनको कोट करते हुए राजनाथ जी ने वो दावा किया था। आशीष भाई देखिए किस तरह की बेकी बातें वो करने लगी। ये एक घटना थी जो ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से जो संघ का नैरेटिव होता है उसमें जबरदस्ती ढाल देने वाली बात। तो ये एक पक्ष था। उसके बाद आपने देखा होगा जिस तरीके से राजनाथ के पिछले कुछ समय, देखिए कई चीजें राजनाथ जी की समझ में आती, उनकी पीड़ा जायज है ना, तो उनका बेटा उस लेवल पे सेटल हो पाया जिस पे वो चाह रहे थे, ठीक, उनसे जूनियर और तमाम तरह के नए नए लोग आ गए, उनको आज तक भी उत्तर प्रदेश में उस लेवल का पुनर्वास पंकज सिंह को नहीं मिला जैसी उनकी एक इच्छा कभी से रही होगी, किसी भी पिता की होती। पिछली बार गृह मंत्री थे, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस गृह मंत्री नंबर 2 होता है, वहां से डिमोट करके रक्षा मंत्रालय में ले आए। रक्षा मंत्रालय में करने को बहुत थोड़ा है, क्योंकि वो वर्दी सब सेना की वर्दी और फोटोग्राफ और फोटो सेशन, वीडियो सेशन, S-400 के साथ फोटो, MiG-29 के साथ, वो काम तो प्रधानमंत्री जी के जिम्मे है। तो बेचारे करें तो करें क्या? तो इस तरह की लफाजी का कभी कभी मौका मिल जाता है तो वो कराते हैं। तो ये एक घटना थी जिसमें बिना मतलब के नेहरू को घसीट के लाए, वो ऐतिहासिक तौर पे गलत चीज है। नेहरू तो वो व्यक्ति थे, आपको याद होगा, वो किसी धर्म के ना तो पक्ष में थे ना विरोध में थे। सरकारी पद पर रहते हुए सरकारी पैसे से, तो आपको याद होगा सोमनाथ टेम्पल,
कितनी बार लूटा गया था और सारी चीज थी। आजादी के बाद सरदार पटेल साहब की इच्छा थी कि उसका दोबारा से वो करवाया जाए, उसका पुनरुद्धार किया जाए। तो नेहरू जी का मानना था कि भाई किसी भी तरीके से इस पे सरकारी पैसा ना लगाया जाए, लोगों की आस्था के हिसाब से किया जाए जो भी काम करना है। तो मंदिर को लेकर के जिस आदमी की, तो मस्जिद क्यों बनवाएगा अपने उसके पैसे से? कोई अपीजमेंट का तो काम था नहीं, आजादी ना देश के पास उतना साधन था। तो वो सोमनाथ टेम्पल में भी सरकारी पैसे के उसके विरोध में थे। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू जो थे, वो चाह रहे थे कि ऑफिशियल कैपेसिटी में बतौर राष्ट्रपति वो उस फंक्शन में जाएं। तो उन्होंने उनको भी कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, इससे एक गलत संदेश जाएगा कि टॉप पदों पर बैठे हुए व्यक्ति किस तरीके से एक्स धर्म के साथ या वाइस धर्म के साथ, जब देश ने अपना लिया धर्मनिरपेक्ष सिस्टम, सेकुलर कंट्री के तौर पे आपने उसको ले लिया, संविधान सभा ने ले लिया, तो उसके बाद इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। मोदी की तरह नहीं कि प्रधान पुजारी बन के जहां मर्जी आए फोटो खिंचवाने खड़े हो जाओ। साल में आपको 20-25 फोटो मोदी के ये सब मिलते होंगे, फोटो शूट कराते हुए अलग अलग जगह पे, कभी गुफा के अंदर, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी समुद्र के पास कर रहे हैं, कभी समुद्र के नीचे ही ध्यान लगा रहे हैं कैमरों के साथ। ऐसा सीन कभी आप कल्पना कीजिएगा, सपने में भी नहीं सोच सकते कि समुद्र के नीचे आप ध्यान लगा रहे हैं, वहां भी कैमरे का फोटो शूट। टेक्नोलॉजी चाहिए इसके लिए विजन चाहिए। आप लोग मोदी जी को अननेसेसरी हम लोग वो करते हैं। मोदी जी वास्तव में दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं, लेकिन समस्या क्या होगी आशीष भाई, इस सारे मोदी और शाह और जो ये गुजरात लॉबी ने देश का ऐसा माहौल बना दिया कि पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति भी, राजनाथ जैसा व्यक्ति आए, इस केस की हम बात कर रहे हैं, वो बेचारा बैकी बैकी बात करने को मजबूर हो जाता है। जब आपने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ क्या नहीं, उस विवाद में हम अब नहीं पड़ेंगे। ट्रंप जो कुछ है वो बता रहा है कि सीज फायर कैसे हुआ। उसके बाद कभी तो पाकिस्तान के किसी हिस्से को कह देते हैं कि सिंध इधर आने वाला है, किसी भी दिन मिलने वाला अपने आप ही। कभी कहते हैं पीओके की लड़ाई की लड़ने की जरूरत नहीं, पीओके खुद ही आगे भारत में मिल जाएगा। मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं। रक्षा मंत्री हो आप, देश के बहुत जिम्मेदार पद पे हो, दूसरे पे नहीं तीसरे पद पे तो हुई, और रक्षा मंत्रालय पाकिस्तान के बारे में, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? तो ये इसको एक कहते हैं लूजिंग द सेंसेस फॉर व्हाट आई डोंट नो, रीजंस बेस्ट नोन टू हिम। अब वहां जाकर के गुजराती माँ का बेटा सरदार पटेल ने उनको ये फला, जो जिस चीज का ना सिर है ना पैर है, वो मैटर आर्टिकुलेट करना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि गुजरात जाकर के राजनाथ जी मोदी और शाह की लॉबी को खुश कर रहे थे एक तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से, और नौकरी बचा रहे थे, क्योंकि आपको पता है 8 महीने बचे, उसके बाद मार्गदर्शक मंडल का मार्ग प्रशस्त है। दिक्कत क्या होगी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी भरी गई, राधा कृष्णन साहब आ गए, और प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आपको पता है ये किसकी नजर है जब भी वो खाली होगी उसमें। तो ऐसे में राजनाथ जी का फिर क्या करेंगे, ये लंबे टाइम तक कंटिन्यू करेंगे ऐसा तो मुझे लगता नहीं। ठीक, मैक्सिमम इस सिस्टम में पूरा कर पाएंगे इतना ही बहुत है, उसी के लिए एफर्ट कर रहे हैं गुजरात लॉबी के लिए। कभी पता लगे आपको किस दिन राजनाथ भी कह सकते हैं कि चेतक भी गुजराती माँ का बेटा था, जैसे संगी भाई कहते हैं ना। तो गुजरात लॉबी के सामने मतलब नतमस्तक होने में कोई कसर राजनाथ जी की है नहीं, जबकि मोदी से कहीं सीनियर है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, तमाम जिम्मेदार पदों पे रहे, उनसे सीनियर मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, दैट वे अगर सीनियरिटी की बात करोगे। तो वैसी सूरत में एक बात बड़ी साफ होती है आशीष भाई कि भारतीय जनता पार्टी में, मतलब हम मोदी और शाह की चर्चा करते हैं क्योंकि वही फोर फ्रंट में बैटिंग करते हैं आमतौर पर, वही ओपनर है, वही नाइट वॉचमैन है, वही सब कुछ है सरकार में, और तो कुछ है नहीं। उन दोनों के पद चिन्हों पर चलते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कैरेक्टर है उसको कहीं ना कहीं गवा दिया है, और पूरे का पूरा जोर या तो इन दोनों को खुश करने पे है, या इतिहास को तोड़ मरोड़ के तर्कों के सारे एक नए रूप में प्रस्तुत करने पे है। ठीक, चाहे वो नेहरू के बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे कोई भी मामला उठा के देख लीजिए आप, कम से कम जो ये इस तरह के लोग थे मैच्योर, राजनाथ सिंह है, आपने गडकरी का नाम लिया और लिया, सही है कि बात ये आते तो उसी को सिस्टम से, वहीं की कोचिंग है, वहीं की ट्रेनिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी देश इनसे बेहतर उम्मीद करता है कि ये कम से कम औरों की तरह जो आपके वो है ना निशिकांत दुबे टाइप हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में जो इन्होंने वो बात कही ना, और जिसका आज इनको जवाब दिया किताब दे करके, वो जो डायरी के नोट्स देके, वो एक माकूल जवाब है। आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। अगर इनको देखिए, दो चीजें हैं, एक तो झूठ के अलावा तो संघ का काम चलता नहीं, झूठ, गुमराह और धार्मिक आधार पर विभाजन। ठीक, एक पक्ष तो ये उनके 100 साल के डीएनए में है, इसको तो ना तो हटाना चाहेंगे क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। आप ये बताइए, इतनी लंबी चर्चा चल गई वंदे मातरम पे,
किसी ने 4 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताए बीजेपी के या आरएसएस के या हिंदू महासभा के, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वंदे मातरम गाया हो और वंदे मातरम की ओनरशिप लेना चाह रहे हैं? उससे भी आगे नड्डा चले गए आज। नड्डा कहते हैं कि जनगण मन को बिना किसी चर्चा के ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे, जो उसके बाद जो हमारे जितने सारे फ्रीडम फाइटर तो थे, वो उसमें आपका एक था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहां भी गजब देखिए, नेहरू जी ने कंप्लीटली डाइवर्स विचारधारा का व्यक्ति होते हुए भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने कैबिनेट में लिया। आप सोच सकते हैं क्या ऐसी बात? उसी खामियाजा में भुगत रहा है। नहीं, मैं आशीष भाई दूसरी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उस आदमी का बड़पन देखिए जिसको आप सुबह से शाम तक गालियां देते हैं। भाई B.R. अम्बेडकर और अपने क्या नाम है ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दो तो उनके डेड एंटी थे ना कहने को, दोनों को अपने कैबिनेट में लिया कि नहीं लिया? तो इसका मतलब वो अपने मत भिन्नता को भी सम्मान देते थे। और आज आप उसी आदमी, अगर आज बीजेपी के सिलेबस में से, मोदी और शाह के पूरे आरएसएस के सिलेबस में से मुसलमान और नेहरू हटा दो तो क्या बोलेंगे वो? आप सोचिएगा इस बात। उसके बावजूद भी जब आज नड्डा ने जिस तरीके से राज्यसभा में कहा, उन्होंने, आज लीडर ऑफ हाउस है वो, उन्होंने कहा कि जनगण मन को भी ऐसे अडॉप्ट कर लिया बिना किसी चर्चा के। आप जो बंगाल का चुनाव है उसको जीतने की सोच रहे हो या उसका पक्का काम करने की सोच रहे हो कि बीजेपी वहां घुस ही ना पाए? के पीछे वजह बता दूं, उसको भी डिकोड करना जरूरी है। आप याद कीजिए बंगाल के पिछले चुनाव में ये जो एक देश में जो है बहरूपिया एक व्यक्ति है, कोई, अब मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन एक बहरूपिया है इस देश में। बंगाल के पिछले चुनाव में उसने रविन्द्रनाथ टैगोर का गेटअप लिया था। हाँ। और रविन्द्रनाथ टैगोर का गेटअप लिया और बंगाल हार गए। तो ये अगर ये कभी गांधी जी का गेटअप लेंगे और गांधी जी का गेटअप लेने पे हार गए मान लिया कहीं पर, तो ये गांधी जी को भी नहीं बख्शेंगे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मैं बंगाल के लोगों को बता रहा हूं, इस बात को सोचें। रविन्द्रनाथ टैगोर के गेटअप में आने के बाद बंगाल में पिछली बार हार गए, इसलिए अब रविन्द्रनाथ टैगोर इनके टारगेट पर हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इनके टारगेट पर हैं क्योंकि उनका गेटअप लेना काम नहीं आया। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे, गुरुदेव जैसे दाढ़ी रख लेने से गुरुदेव थोड़ा कोई हो जाएगा। गुरुदेव ने तो उस वंदे मातरम को भी शुरू से लेके आखिर तक, उसका कभी आप पढ़िएगा, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले 2 छंद ही लेने के लिए जो व्याख्या दी है, जबरदस्त है, जबरदस्त है। और जनगण मन क्यों लिया गया? जनगण मन पर बहुत विचार हुआ। जनगण मन पर अगर नाटक नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूं आपको। मैं वक्त हो रहा था, लेकिन जब चर्चा आ गई है ना हेमंत भाई, तो मैं जनगण मन पे बता देता हूं। जनगण मन के लिए कई नोट्स, कई लेटर्स लिखे गए और बाकायदे जो है नेहरू ने उसके पक्ष में जो तर्क दिए, वो तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब भी रख देता हूं मेरे पास, मैं 4-5 दिन से इस पर काम करके रखा था, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। 21 मई 1948, जेपी नड्डा, सुन लें, जेपी नड्डा के लिए मैं बता रहा हूं और दर्शकों के लिए भी, ये आप भी नोट कर सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं। 21 मई 1948 को कैबिनेट नोट में नेहरू ने राष्ट्रगान के रूप में वंदे मातरम के स्थान पर जनगण मन को चुनने के अपने कारण बताए। उन्होंने कारण बताया, 21 मई का नोट है। राष्ट्रगान, कोट अनकोट, राष्ट्रगान बेशक शब्दों का एक रूप है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह एक धुन या संगीत की धुन है। इसे ऑर्केस्ट्रा या बैंड अक्सर बजाते हैं और बहुत कम ही गाते हैं। अभी इस पे व्याख्या में भी हम आ जाएंगे, बहुत ही कम गाते हैं। इसलिए राष्ट्रगान का संगीत सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मैं बीच में ही बता दूं, आप कभी भी इंटरनेशनल फोरम में देखते होंगे तो वहां पर कभी भी गाया नहीं जाता है राष्ट्रगान, वहां पर म्यूजिक चलता है, म्यूजिक बस। आप जब भी ओलंपिक देखिए, एशियाड देखिए, किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वही बात नेहरू समझा रहे हैं कि इसे ऑर्केस्ट्रा या बैंड अक्सर बजाते हैं और बहुत कम ही गाते हैं। इसलिए राष्ट्रगान का संगीत सबसे महत्वपूर्ण कारक है, उसका हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। यह जीवन और गरिमा से भरपूर होना चाहिए और इसे प्रभावी ढंग से बजाया जा सके, यह महत्वपूर्ण है।
बड़े और छोटे ऑर्केस्ट्रा और सैन्य बैंड और पाइप द्वारा इसे बजाया जाना मुमकिन हो। इसे न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बजाया जाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसे इन दोनों जगहों पर आमतौर पर सराहा जाए। जनगण मन इन कसौटियों पर खरा उतरता है। अपनी सारी सुंदरता और इतिहास के बावजूद, देखिए यहां पर भी क्या कर रहे हैं इस लाइन को, अपनी सारी सुंदरता और इतिहास के बावजूद वंदे मातरम ऑर्केस्ट्रा या बैंड के लिए आसान धुन नहीं है। ऑर्केस्ट्रा या बैंड के लिए वंदे मातरम आसान धुन नहीं है, बल्कि करुण, शोकाकुल और दोहराव वाला है। यह विशेष रूप से विदेशियों के लिए इसे एक संगीत रचना के रूप में समझना मुश्किल है। हाँ, जिसे संघी नहीं समझ पाए उसे विदेशी कैसे समझेंगे, ये भी तो समझो ना। इसमें वो विशिष्ट विशेषताएं नहीं है जो जनगण मन में है। यह हमारी लालसा के संघर्ष के दौर को बहुत सच्चाई से दर्शाता है, न कि भविष्य में उसकी पूर्ति को। नेहरू ने आगे कहा कि वंदे मातरम की भाषा एक औसत व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। बड़ा क्लियर कट है, औसत व्यक्ति के लिए। औसत क्या, मैंने देखा, मैं बीच बीच में खाली व्याख्या के लिए बता दूं, एक बहुत प्रखर प्रवक्ता है पूरे देश में विहिप के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, वही बैठते हैं। एक अच्छे एंकर के साथ, एक ही दो अच्छे एंकर है इस समय, एक अच्छे एंकर के साथ एक शो में बैठ गए। एंकर ने कहा कि वंदे मातरम सुना दो, एक छंद सुनाए, कहा अर्थ बता दो, चकरा गए, कहे मेरा टेस्ट आप ले रहे हैं, मुझे ऑडियो नहीं आ रहा है, निकाल के काट के भाग गए। ठीक किया। तो बताइए। हाँ, औसत दर्जे के, नेहरू ने लिखा, औसत व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, जबकि जनगण मन सरल है। हालांकि इसमें सुधार की गुंजाइश है और वर्तमान संदर्भ में कुछ बदलाव जरूरी है। वहां पर भी उन्होंने कहा बदलाव जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि हम जनगण मन को अस्थायी रूप से राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लें। ये भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं हम कह के जा रहे हैं और हमेशा वो करना, जिसे सभी उपयुक्त अवसरों पर बजाया जाना चाहिए। बीसी रॉय को उन्होंने चिट्ठी लिखी। बीसी रॉय बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे। बीसी रॉय को पत्र लिखा उन्होंने, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाने के पक्ष में तर्क देते हुए नेहरू ने कांग्रेस नेता बीसी रॉय को 15 जून 1948 को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, कुछ मुसलमानों द्वारा वंदे मातरम पर आपत्ति करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसने यहाँ बहुत से लोगों को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन हम में से कई लोग और मैं इस बारे में दृढ़ता से महसूस करता हूं और सोचते हैं कि वर्तमान संदर्भ में वंदे मातरम राष्ट्रगान के रूप में उपयुक्त नहीं है। यह एक राष्ट्रीय गीत है और रहेगा, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह राष्ट्रीय गीत है और रहेगा, जिसका उसी प्रकार सम्मान किया जाएगा जैसे कि राष्ट्रगान का। लेकिन राष्ट्रगान उस गीत से कुछ अलग होता है, जो उस संघर्ष और लालसा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका वंदे मातरम इतने शक्तिशाली ढंग से न कर पाए। एक राष्ट्रगान विजय और पूर्ति का प्रतीक होना चाहिए, और राष्ट्रगीत जो है हमारा, ये अतीत के संघर्ष का प्रतीक है। वो है भी सन्यासी विद्रोह का प्रतीक है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि राष्ट्रगान की धुन है, यह राष्ट्रगान की धुन है, शब्द नहीं। जहां तक मैं देख सकता हूं, वंदे मातरम इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। मेरा मानना है, कुछ लोगों की राय है कि यह करता है। विदेशी देशों के दृष्टिकोण से यह निसंदेह नहीं है। जनगण मन अपनाया जाए या नहीं, मुझे बहुत संदेह है कि वंदे मातरम अपनाया जा सकेगा। जहां तक वंदे मातरम के शब्दों का सवाल है, इसमें ऐसी भाषा है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। निश्चित रूप से मैं इसे नहीं समझता, उन्होंने लिखा। फिर अब मैं लंबा हो रहा है, लेकिन 1 मिनट रुकिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक सप्ताह बाद 21 जून 1948 को पत्र लिखा नेहरू ने। ये नहीं था आज की तरह कि हमने फैसला कर लिया और राहुल को बुला करके लिस्ट पकड़ा दी। श्यामा प्रसाद को चिट्ठी लिखी और नेहरू ने श्यामा प्रसाद को जवाब दिया। बाद में यही जनसंघ बनाए। इनको भी उन्होंने लिखा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि वंदे मातरम राष्ट्रगान के लिए उपयुक्त है, मुख्यतः इसकी धुन की वजह से,
जो ऑर्केस्ट्रा या बैंड के साथ संगत नहीं है। दूसरी ओर जनगण मन को विदेशों के साथ साथ भारत में भी काफी सराहा गया है और इसका संगीत भारत या विदेश में इसे सुनने वालों को काफी पसंद आता है। बहुत लंबा है चिट्ठी, मतलब पूरा मेरे पास इसका है कि क्या क्या उन्होंने किसे, बीसी राय को क्या लिखा, श्यामा प्रसाद को क्या लिखा, और नड्डा कह रहे हैं क्या, इसीलिए इनको घर तक पहुंचाने की जरूरत है। नड्डा कह रहे हैं कि नेहरू ने अपने मन से फैसला लिया, कोई इस पे वही नहीं हुई। अरे एक एक आदमी को चिट्ठी लिखा, इतना जितना नेहरू ने लिख डाला है। आशीष भाई, मेरे को तो पहले तो सब आपका साधुवाद कि आपने जो नेहरू वाली चिट्ठी, उसका मुझे आइडिया, वास्तव में आइडिया नहीं था। साधुवाद, धन्यवाद आपका कि आपने ये चीज नोटिस में लाई। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, जो एक चीज और ध्यान में आई जब आप ये सब कर रहे थे, कि 150 साल का इतिहास हो गया वंदे मातरम का, 100 साल का संघ का भी हो गया कहने को, सारी चीजें हैं। आपने अगर वंदे मातरम से इतना प्रेम था मोदी जी और उनके पूरे सारे सिस्टम को 100 साल के, तो इन्होंने नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि की बजाय वंदे मातरम को क्यों नहीं अपनाया था? एक सवाल तो ये है, एक सवाल तो ये है। दूसरा, मैं एक बाल सुलभ सवाल मैं पहले बता रहा हूं कि आजादी के 75 साल हुए, आपने सेलिब्रेट किया, देश में जीएसटी लागू किया, आपने सेलिब्रेट किया, लाल किले पे आपने एक एनजीओ का जिक्र किया जो सबसे बड़ी है दुनिया की। ये अलग बात है कि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई पैन नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। तो 100 साल उसके भी हुए हैं अभी, तो संसद के अंदर उसकी भी चर्चा करा लीजिए एक बार, जैसे आपने वंदे मातरम की कराई। उसमें बड़ा कमाल हो गया, जिस इतिहास की किताबों में एनसीईआरटी और सीबीएसई में जो आजादी के आंदोलन की पूरे इतिहास को ये मिटाने पे लगे हुए थे, उस इतिहास को आपने पिछले 3 दिनों में पुनर्जीवित होते हुए देखा होगा तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के मुंह से वंदे मातरम पे हुई बहस में। तो संघ की तो अब क्या हालत होगी, इसकी तो आप महज कल्पना कर सकते हैं कि उनके साथ करने क्या चले थे, हो क्या गया। वंदे मातरम की ओनरशिप उठाने चले थे तो, और संघ बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया। संघ से लेके हिंदू महासभा से लेकर के जनसंघ से लेकर के सारी भाजपा, उनके सारे वंशज पूर्वज जो भी थे, एवरीथिंग स्टैंड्स एक्सपोज नाउ। तो अब मेरी ये भी सलाह है कि देखिए, आपने बड़े 2 क्रांतिकारी काम किए। आपने वंदे मातरम पर करके बहुत अच्छा किया, पूरे देश को आरएसएस और इनकी पृष्ठभूमि से बता दिया। आजादी के आंदोलन में कितना भारी योगदान था वो भी संसद के रिकॉर्ड पे आ गया, अच्छी बात है। अब एक बार एक डेडिकेटेड चर्चा, क्योंकि वहां ओम बिरला जी बैठे, उधर राधाकृष्णन साहब बैठे, अभी मौका है, समय बचा हुआ है, क्योंकि बिजनेस तो है नहीं किसी भी हाउस में, बिजनेस तो कोई दिख नहीं रहा किसी भी तरीके का। सुबह बताया जाता है कि आज ये बिजनेस है, वो भी हाउस जस्ट पहले तमाम एमपी ट्वीट करते हैं। तो ऐसे में एक काम क्यों नहीं कर लेते, संघ की जो 100 साल की शौर्य गाथा है, नमस्ते सदावत्सले से लेके, मतलब वंदे मातरम का प्रचार कर रहे हैं, उसका झंडा उठा रहे हैं, खुद नमस्ते सदावत्सले गाते थे, राष्ट्रगान भी नहीं गाया 52 साल तक। और ये पूरे देश की आजादी के आंदोलन में कहां थे, वो संजय सिंह ने जो हाउस में पूछा कि भाई चलो छोड़ो सारी बात, 4 फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता दो। मैं कह रहा हूं 2 के बता दो, ज्यादा करो, चलो 1 का बता दो, बताओ। एक। तो आशीष भाई, ये जो चीज है ना, जो बात शुरू हुई थी राजनाथ जी से, राजनाथ जैसे लोग जो किसी दौर के अंदर कुछ परिस्थितियों के कारण अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, उस सारे उसमें से होते हुए आगे लीडरशिप के तौर पे बढ़े। आज के दौर में तो आप भूल ही जाइए, आजकल तो कैसे कैसे मुख्यमंत्री हैं, आप सोचिए, प्रदूषण नापने के लिए बोले थर्मामीटर, टेम्परेचर, प्रदूषण को टेम्परेचर की तरह, ऐसे विद्वान आपने देखे हैं क्या? तो राजनाथ जी से कम उनको ये सोचना चाहिए कि आपका अभी तक का जो भी है, आप किस तरीके के विवादों में नहीं आए। ये ठीक है कि आपका काम पिछले 11 साल में निंदा करने के अलावा कोई मेन काम है नहीं, उसके अलावा ये रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तब भी आपके पल्ले कुछ था नहीं, ठीक, उसमें भी बहस की जा सकती है उनकी क्या अचीवमेंट है बतौर गृह मंत्री या बतौर रक्षा मंत्री। लेकिन कम से कम जो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का धंधा है, इससे तो अपने दूर रह करके अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं ना राजनाथ। इतने तो हम उनको सलाह दे सकते हैं कि इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचिए। आप पढ़े लिखे आदमी माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं, कहने को कॉलेज लेक्चरर रहे, आप बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे, आपकी नौकरी इन हरकतों से बचने वाली नहीं है। ना तो पीओ के अपने आप भारत में आके मिल जाएगा किसी भी दिन, जो आप कह रहे थे, ना सिंध भारत में मिलने वाला है यूं, ठीक। और इस तरह की चीजें नेहरू के बारे में दुष्प्रचार करके आप जो अपना अर्जित एक छवि है केवल उसका नुकसान कर रहे हैं, और इस चीजों से बचना चाहिए। मुझे लगता है जो आज कुछ भी कही, हम जयराम रमेश को किसी भी रूप में देखता हूं मैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन आज का जो ये काम है, ये मुझे लगा ये पहल ठीक है। भाजपा का जो भी नेता इस तरह की
भाजपा का जो भी नेता इस तरह की हरकत करे उसके साथ ये कर देना चाहिए, बिना लड़ाई झगड़ा नहीं कि साहब वो आप कह रहे थे, ये कागज थे, एक बार अगर देख लीजिएगा, पढ़वा के देख लीजिए, पढ़ो तो आप गए नहीं, पढ़ते तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ, तो पढ़वा के देख लीजिएगा किसी से। तो मुझे लगता है ये पहल ठीक है, इस पे आगे भी काम होना चाहिए, और ये काम यहाँ तक नहीं, जो मोदी को भी करना चाहिए। मोदी के साथ, मोदी जितनी झूठ बोलते हैं, मोदी जितनी झूठ बोलते हैं, वैसे तो मोदी तक एक्सेस आसान नहीं है, लेकिन फिर भी दांव लगा करके चिट्ठी भेज दो, कागज भेज दो, बाई पोस्ट भेज दो, वो भी करके। हाँ, तो लेकिन मुझे लगता है इन संघियों की जो ये मती मारी है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, गुजरात लॉबी ने सारा करके, उसका एक ये बेहतर उपचार हो सकता है कि भाई जो भी इस तरह की बकारी करे, झूठ बोले, मिस अप्रोप्रिएट करे, तथ्यों को तोड़े मरोड़े, उसको सच्चाई वाला पार्ट भेज दो एक बार, तो वो अच्छा रहेगा। और एक चीज और भी अच्छी हुई आज, जो ये अपने क्या नाम है, वंदे मातरम वाली जितनी बहस थी, उसमें भी जितने भी मेन लेटर रेफरेंसेस थे, वो भी आज सारों का एक संदर्भ दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। वो भी मुझे लगता है कि संघियों की आंख खोलने के लिए अच्छा कदम। फिर ये सब सोने का नाटक कर रहे हैं जिनका आंख खोलना बहुत मुश्किल है। राजनाथ सिंह जब ऐसी बातें करते हैं तो वाकई मुझे लगता है नेहरू की कुछ कमियां थी। नेहरू के दौर में पढ़े लिखे होंगे, अब बताइए इन लोगों की अगर यही स्थिति है तो इसलिए मुझे लगता है हाँ कुछ गड़बड़ी है। दूसरा, श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को उन्होंने रखा अपने कैबिनेट में। अगर उसी समय नेहरू इतने दूरदर्शी थे, लेकिन पता नहीं क्यों संघ को उस समय उन्होंने मतलब छोड़ा। ये लिबरल होना भी उनका आज देश को झेलना पड़ रहा है। राजनाथ सिंह की मजबूरी मैं बता दूं आखिर में। राजनाथ सिंह के सुपुत्र, एक सुपुत्र की चर्चा की, पंकज सिंह। पंकज सिंह योगी आदित्यनाथ से पहले से भाजपा के संगठन में काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सच है। योगी आदित्यनाथ तो सीधे मठ से उठे और मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे। भाजपा के संगठन में योगी आदित्यनाथ का योगदान शून्य है, और शून्य नहीं, उसको अगर माइनस में मूल्यांकन करना हो तो मुझसे करवा लीजिए, मैं बता दूंगा तथ्य। क्योंकि संगठन को नुकसान अगर पहुंचाया तो माइनस में, तो उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है, तो शून्य, सिफर। और राजनाथ के पुत्र पंकज, इन्होंने काम किया संगठन में, लेकिन आज तक मंत्री नहीं बनाया गया। सारा परिवारवाद जो है मोदी और शाह का आकर के इम्प्लीमेंट एक ही जगह होता है, वो राजनाथ पे हो जाता है इम्प्लीमेंट। राजनाथ, हेमंत भाई ने कहा बहुत उदार थे कि उन्होंने नंबर 3 बोला। इस सरकार में 3 नंबर पे कोई है ही नहीं है, 2 ये नंबर है, 1 और 2 है ही दो बाकी सब वो पीछे बैक बेंचर है। दूसरा, तीसरी बात, राजनाथ सिंह के छोटे पुत्र हैं नीरज। नीरज ने आज नहीं, 2025 चल रहा है ना, 2014-15 से मेहनत शुरू की है। 2025 चल रहा है, कितने लोग लॉन्च हो गए, घर से निकले, बेडरूम से निकले और विधायक हो गए, लॉन्च हो गए। लेकिन नीरज 2013-14, मतलब 14 से तो मैंने देखा है, 14 से 13-14 से कंटिन्यूअस जमीन पर सक्रिय रहते हुए नेता क्या करता है, जन्मदिन में जाना, कथा में जाना, भागवत में जाना, अखंड रामायण में जाना, 13वीं में जाना, यही सब नेता, ये पुराने नेताओं का भी यही सब रहा स्टाइल, यही होता है, कुछ नहीं छोड़ते। गाजियाबाद में सब कर डाला। गाजियाबाद में मतलब पूरे दिन दिल्ली का आवाज से आके पूरा दिन गाजियाबाद गुजार देते थे नीरज सिंह। सब घर घर जाना कि साहिबाबाद से चुनाव लड़ूंगा, निपटा दिया। 17 में टिकट नहीं दिया, फिर 22 में फिर कोशिश में रहे, फिर जाके लखनऊ रहने लगे। आपको मैं बता दूं, आप लखनऊ जाइए, मेरे पास तो सब, लखनऊ चले जाइए, लखनऊ में राजनाथ से ज्यादा होर्डिंग नीरज सिंह की मिल जाएगी, क्योंकि राजनाथ सिंह सांसद हैं, तो राजनाथ को खुश करने के लिए वहां जो कार्यकर्ता है वो नीरज सिंह की ज्यादा होर्डिंग लगा देते हैं। लेकिन नीरज सिंह को टिकट नहीं मिला। 27 है, 27 में भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 27 में भी शायद मिले ना मिले। नीरज सिंह, ये मैं बहुत मतलब वो बात बता रहा हूं, निराश होकर के, पढ़ने लिखने वाले हैं नीरज सिंह भी, तो निराश होकर के वो चले गए यूपीएससी का आईएएस की तैयारी करने। बीच में कहे ये राजनीति में हमको सब एडजस्ट नहीं होने दे रहे हैं, तो यूपीएससी में एडजस्ट हो, फिर चले गए तैयारी करने। फिर अब कहां तैयारी करेंगे, फिर आ गए राजनीति, नहीं एडजस्ट होने दिया भाई। अब बताइए, जिसके बेटे को पूरा भाजपा परिवारवाद पे मौज मार रहा है, खाली राजनाथ सिंह पे लागू है परिवारवाद,
कि बेटा नहीं सेटल होने देंगे। है? ये इसलिए इतना कुछ कर रहे हैं कि हो सकता है हम भी इन्हीं सबकी भाषा बोलने लगे तो हो सकता है ये सब कहीं सेट कर दे। मेन बात यही है। इजाजत दीजिए, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।